अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डीप स्पेस नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी रोवर को या किसी ऑर्बिटर को या किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो उससे कनेक्ट करने के लिए हमें एक वाईफाई नेटवर्क चाहिए जो कि स्पेस का वाईफाई नेटवर्क होगा। हमने रोवर को कमांड्स भेजनी है, हमने उससे मुख्तलिफ़ किस्म की लैंडिंग्स करवानी है, ऑर्बिटर को बताना है कि उसने कब तस्वीर खींचनी है, तो हमने उसे डाटा भेजना है और उससे जितना भी डाटा है, चाहे वो तस्वीर की फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है, वो हमने वापस भी लेना है। इसके लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है जो कि ये डाटा लेकर हम तक पहुंच सके। ये नेटवर्क ख़ास किस्म का नेटवर्क होगा क्योंकि इस नेटवर्क में जो पावर होगी, जो रोवर से हमें सिग्नल्स मिलेंगे, वो बहुत कम पावर के सिग्नल्स मिलेंगे। ये नेटवर्क बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि डाटा रिसीव भी करेगा और डाटा भेजेगा भी। तो चलें हम इस नेटवर्क को आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इस नेटवर्क को हम बेस करेंगे, जो इसके परवाने होंगे वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर तैरते हुए हम तक आएंगे। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि रेडियो वेव्स हैं, हमारे पास इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, इनके बीच में ऑप्टिकल बैंड भी हमारे पास मौजूद है, फिर हमारे पास माइक्रोवेव, एक्स-रेज और उसके साथ गैमा रेज हैं। लेकिन हम जितनी भी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन करेंगे वो सारी की सारी फ़िलहाल रेडियो बैंड में करेंगे। रेडियो बैंड को क्यों स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आने वाले हिस्से में आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप समझ लें कि हम जितनी भी ट्रांसमिशन माजी में करते रहे हैं डीप स्पेस नेटवर्क और स्पेस के मुख्तलिफ और नेटवर्क्स के माबैन, वो रेडियो स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेस में भेजते हैं तो हमें एक फिनोमिना का सामना करना पड़ता है जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही सबसे बेहतरीन तरीके से बताता है। हमें ये पता है, इस पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी सोर्स और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ कम होती है। ये चीज़ आप इस जगह एक तस्वीर से भी देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर। अब ये इतना अहम एक असूल है, इसकी वजह से जितनी कम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर है और हम यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं 1 मीटर पर, मीटर मैंने यूनिट अपने तौर पर इस्तेमाल किया है, अज्यूम किया है इस पिक्चर में। तो जब आप 2 मीटर के फासले पर जाएंगे तो ये इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी? 25%। जब आप 3 मीटर पर जाएंगे तो ये इंटेंसिटी 11% रह जाएगी। सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से नॉन लीनियर तरीके से डिके कर रहा है और यही चीज़ हमें मसला करती है स्पेस में। स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत बड़े होते हैं और उसकी वजह से सिग्नल की जो डिके होता है, उसकी जो इंटेंसिटी कम होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है। इस तस्वीर में जो E डिवाइडेड बाय N आपको एक फैक्टर नज़र आ रहा है वो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा सिग्नल ताकतवर होगा क्योंकि सिग्नल बढ़ता जा रहा है, और अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी तो ये पूरा फैक्टर या रेशो कम होगी। और अगर आप इसको देखें तो इसके साथ जो फार्मूला है उसमें d² आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसका मतलब ये है कि d² के साथ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो डिके कर रही है, कम हो रही है। तो अगर मैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ज़मीन के साथ साथ मूव कर रही हैं, उसको अपनी बेस लाइन ले लूँ, उसे 100% सिग्नल हम समझते हैं कि वहाँ पर अगर हमने सिग्नल मेजर किया वो 100% है, तो उसके बाद जब हमारा सिग्नल चाँद पर जाएगा, क्योंकि हमारा रिसीवर चाँद पर है, आपने एक रोवर चाँद पर भेजा, तो 100 गुना ज़्यादा सिग्नल डिके करेगा, यानी 100 गुना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर यही रोवर उठाकर मैं मरीख पर ले जाऊँ तो आपको 10 की ताकत 7 गुना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी
का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिग्नल उतना ही ज़्यादा डिके कर रहा है और आपको उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात सामने आने वाली हैं। इसी तरीके से जुपिटर और प्लूटो को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा सिग्नल स्पेस में बहुत तेज़ी से डिके करता है, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें इस सिग्नल को काउंटर करने के लिए, इस सिग्नल को लेने के लिए बहुत बड़े एंटीनास डिज़ाइन करने पड़ते हैं, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एक और जो प्रॉब्लम हमें स्पेस में बहुत ज़्यादा आता है वो है रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस। इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है और ये उस वक्त प्रोड्यूस हुई थी जब हमारी कायनात बनी थी, बिग बैंग हुआ था। जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पर वाइट नॉइज़ नज़र आती थी। ये CMBs हैं, यही रेडिएशन है जो कि नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, पूरी कायनात में नॉइज़ लेकर आ रही हैं और हमारा टीवी भी इनको रिसीव करता है। अब जब रिसीवर और ट्रांसमीटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो CMBs बीच में इंटरफेयर करती हैं और हमने स्पेस में इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको एक तीसरा प्रॉब्लम बताता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही हमें सामना करना पड़ता है उसका, और वो है सोलर कंजक्चर। सोलर कंजक्चर का मतलब ये है कि जब मार्स और ज़मीन सूरज की एक तरफ होते हैं तो वो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रोवर हमें सिग्नल भेज सकता है और हम रोवर को मार्स पर सिग्नल भेज सकते हैं। लेकिन जब रिवॉल्व करते हुए, ऑर्बिट करते हुए मार्स और ज़मीन मुतज़ाद जगह पर आ जाते हैं, सूरज बीच में आ जाता है और ये दोनों सूरज के दाएं और बाईं साइड पर, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आ जाते हैं, तो अब बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी सिग्नल मार्स से ज़मीन पर आएगा या ज़मीन से मार्स पर जाएगा, बीच में सूरज है और सूरज के पास है चार्ज पार्टिकल्स, तो वो आपके मैसेज को करप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मैसेज ख़राब होना शुरू हो जाता है। और सोलर कंजक्चर तकरीबन कुछ हफ्ते रहता है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हफ्ते, आप साल में कुछ हफ्ते अपने रोवर से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, उसको कमांड्स नहीं भेज सकेंगे और ना ही उससे डाटा रिट्रीव कर सकेंगे। इस सिलसिले में अगर आपका रोवर एक क्लिफ की, एक पहाड़ी की चोटी पे खड़ा है और आपने उसको फ़ौरन कमांड देनी है कि पीछे आ जाओ वरना आप आगे गिर जाओगे, तो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए साइंसदान पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं सोलर कंजक्चर का और एक टू डू लिस्ट, एक पहले से प्लान लिस्ट रोवर को और ऑर्बिटर्स को दे दी जाती है कि उन्होंने क्या क्या काम उस वक्त में करने हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो चौथा प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा आता है वो टाइम डिलेस का आता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिक्स्ड हैं, तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। हमारे पास सूरज की रोशनी 8 मिनट बाद पहुंचती है। इसी तरीके से जब हम ज़मीन से सिग्नल मार्स की तरफ भेजते हैं तो मार्स कभी तो ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है, तो 4 मिनट में भी सिग्नल पहुंच सकता है, लेकिन कभी मार्स और ज़मीन एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बीच में सूरज होता है, तो उस वक्त ये टाइम डिले बहुत बढ़कर 24 मिनट भी हो सकता है। अब आप दोबारा वही चीज़ सोचिए कि आपका रोवर एक पहाड़ी की क्लिफ पर खड़ा है और आपने उसको सिग्नल भेजना है। वो सबसे पहले आपको एक तस्वीर भेजेगा और अगर तो ये तस्वीर आपको 24 मिनट के बाद मिलेगी। ये मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि इतनी जल्दी तस्वीर मिलती नहीं है। उस तस्वीर को फिर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं इस केस में कि तस्वीर फ़ौरन प्रोसेस हुई, नज़र आ गया कि हमारा रोवर एक ख़तरे में है और हमने उसको सिग्नल भेजना है कि वापस आ जाए। अब उस सिग्नल को वापस जाने के लिए भी 24 मिनट चाहिए, तो एक राउंड ट्रिप 48 मिनट का बनता है। इतनी देर में तो रोवर पहाड़ी की क्लिफ से नीचे गिर चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम डिसेंट करते हैं, जब हम मार्स की एटमॉस्फेयर में जाते हैं और रोवर नीचे जा रहा होता है, उस वक्त भी हमें पल पल की कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि टाइम डिले बहुत है, फासला बहुत है। इसलिए रोवर में पहले ही वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसकी टू डू लिस्ट दे दी जाती है कि उसने कैसे मार्स पर नीचे ज़मीन पर उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो टाइम है, टाइम डिले बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम प्री लोडेड कमांड्स दे देते हैं। हमने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट AI बेस्ड चिप्स लगा दी हैं और उस रोवर को ऑटोनोमस भी बना दिया है कि वो अपने फैसले खुद भी कर सकता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन को। जब भी एक रोवर मार्स पर तस्वीर खींचता है तो मैं आपको उस तस्वीर को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि तस्वीर भी डाटा होती है, नंबर्स होती है।
आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, गोया कि ये मार्स की तस्वीर नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि इसे हमने एक मैट्रिक्स में डिवाइड किया है और जहाँ पर रोशनी की इंटेंसिटी बहुत कम है वहाँ पर नंबर दिया है 0 और जहाँ पर रोशनी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर 98, 97 आपको कई नंबर नज़र आ रहे हैं। अब इन नंबर्स को बाइनरीज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी तस्वीर के डेटे को हम बाइनरी फॉर्म में 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं और उन पर सवार कर दिया जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से ट्रांसमिट की जाती है जो कि ज़मीन पर आती है और फिर हम उसे रिसीव कर लेते हैं। जब ये डेटा हम तक पहुँचता है तो इसमें कई किस्म के एरर आ चुके होते हैं, इसीलिए नासा मुख्तलिफ़ किस्म की एरर करेक्शन टेक्निक्स या एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करती हैं इन एरर्स को निकालने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक एरर करेक्शन कोड दिखा रहा हूँ जिसे हैमिंग एरर करेक्शन कोड कहा जाता है, जो कि नासा इस्तेमाल करता है। और इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ली है, आप 3 दायरे देख सकते हैं। रूल ये है कि हर दायरे में इवन नंबर्स ऑफ 1 होंगे। 1 या तो 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमने 2-2-1 भरकर इन सर्कल्स में रोवर ने ज़मीन पर भेज दिए। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक एरर आ गया और एरर कहाँ पर आया, D2 में आ गया। हम फ़र्ज़ करते हैं कि D2 की जो बिट थी वो 0 से 1 होगी। आपको यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन आपने फ़र्ज़ करना है। अब जब D2 की बिट 1 हुई तो आपके पास जो ग्रीन सर्कल है उसमें 3 1 आ गए। इसी तरीके से जो आपके पास पिंक सर्कल उसमें भी 3 A आ गए। अब देखने वाले को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सर्कल्स में कोई इशू आया, क्योंकि जो पर्पल सर्कल है उसमें तो 4 1 आ रहे हैं, तो उसमें तो अभी भी इवन नंबर ऑफ वंस हमारे पास मौजूद हैं। अब ग्रीन और पर्पल में इशू है, इनमें 2 चीज़ें कॉमन है, D4 कॉमन है और D2 कॉमन है। अगर आप D4 को समझें कि इसकी 1 बिट गलती से आई है और इसको 0 कर दें, तो अब फिर आप इसी रूल को फॉलो करके ज़रा कैलकुलेट करें तो आपको फिर तीनों सर्कल में इवन नंबर ऑफ बिट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप D2 को 1 की बजाय 0 कर देंगे तो फिर आपका रूल जो कहता है कि एक सर्कल में इवन नंबर ऑफ बिट्स होने वो बिल्कुल अप्लाई कर जाएगा और आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि D2 वो बिट थी जो कि गलती से 1 हुई। इसे एरर करेक्शन कोड कहा जाता है और इस किस्म के कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर बीच में एरर आ भी जाए तो हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में अब आप देखिए कि आपने सबसे पहले एक तस्वीर खींची, तस्वीर में तस्वीर खींची रोवर की मदद से, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, एरर करेक्शन कोड्स डाले बीच में और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पर भेज दिया। यहाँ पर उसको डिकोड किया गया और फिर उससे डाटा अखज़ किया गया और उसको प्रोसेस किया गया। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत कम पावर की होती है। इसकी पावर एक जो क्यूरियोसिटी हमारे पास रोवर है उसका जो सिग्नल की पावर है वो आपके फ्रिज में लगे हुए बल्ब से भी कम है। तो इतनी कम पावर का जब सिग्नल हमारे पास आता है तो उसको रिसीव करने के लिए एंटीने का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती है। जब हमने शुरू में एंटीनास बनाए तो उनका साइज़ 26 मीटर था। आप देख रहे हैं 1998 में हमने 26 मीटर के एंटीना बनाए, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमें चीज़ें और ज़्यादा हमसे दूर होती हैं। वॉयेजर दूर जा रहा है और चीज़ें दूर जा रही हैं, उनके सिग्नल्स आहिस्ता आहिस्ता कम पावर के होते जा रहे हैं, तो हमें बड़े एंटीनास की ज़रूरत है। हमने 34 मीटर के एंटीनास बनाए और आहिस्ता करते करते आज हम 74 मीटर के एंटीनास बना चुके हैं जिनके अपर्चर का डायमीटर 34 मीटर है। और इसी पर हम आते हैं डीप स्पेस नेटवर्क के को डिस्कवर करने के लिए, जो कि एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्राउंड बेस्ड है। हमने ज़मीन पर 3 ऐसी जगह, ऐसे शहर का इंतखाब किया जो कि एक अमेरिका में है, एक स्पेन में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। आप अगर ऊपर से इनको देखें तो इनमें 120 डिग्री का फ़र्क है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर एंटीनाज लगा दिए जाए और ज़मीन रोटेट कर रही है तो कोई ना कोई एंटीना हमेशा मरीख की तरफ मूव करके रखेगा और वहाँ से डाटा रिसीव कर रहा होगा। इन एंटीनास को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी रोटेशन को भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ज़मीन की रोटेशन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आपको 34 मीटर से लेकर 70 मीटर तक एंटीनास मिलेंगे। और अगर आप पूरा एंगल देखें तो 120 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 को कवर करते हैं। इसकी मदद से जो सिग्नल हमारे पास आते हैं उससे रोवर हमें तस्वीरें भेजते हैं,
हमें डेटा भेजते हैं, हम रोवर को कमांड्स भेजते हैं, और अब वीडियो ट्रांसमिशन पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन एंटीनास की कंस्ट्रक्शन स्पेशल किस्म की है। इनको बहुत ज़्यादा कूल डाउन किया जाता है ताकि जब सिग्नल आके इनमें से ट्रांसमिट हो, इन एंटीना में से ट्रांसमिट हो, तो वहाँ पर किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना हो। इसलिए हम इन्हें बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं, -263 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के बहुत पास इनका टेम्परेचर रखा जाता है ताकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम मिले। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन एंटीना की 2 इकसाम होती हैं। हम इस वक्त पहली किस्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है LNA बेस्ड एंटीना, लो नॉइज़ एम्पलीफायर। हमारे पास आपको यहाँ पर एंटीना दिखाया गया है, ये रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। जब रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, तो वो इसके अपर्चर से, इसकी टोकरी से टकराती हैं और फिर वो सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं इसके फोकस पॉइंट पे, जहाँ पर हमने एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर लगाया हुआ है जो कि आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। वो डेटा सारा, वो सारी रेडिएशंस को रिसीव करता है और उसके बाद वो डाटा सेंटर भेज देता है, जहाँ से प्रोसेस करके वो सारी इंफॉर्मेशन हम नासा के कंट्रोल रूम में पूरे कंप्यूटर्स पर दिखा देते हैं। लेकिन याद रखें कि साथ साथ वाइट नॉइज़ भी आ रही है, साथ साथ CMBs भी आ रही हैं। तो हम अपर्चर इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उस डायरेक्शन से, जिस तरफ मार्स है उस तरफ से तो जितनी भी रेडिएशंस आएँ वो सारी की सारी फोकस हो जाएं फोकस पॉइंट पर। लेकिन जो बाकी जितनी भी डायरेक्शंस है, हमारे पास रेड कलर का डाटा आ रहा है जो कि नॉइज़ है, वो फोकस पॉइंट पर ना जाए, वो बल्कि डाइवर्ज हो जाए, इधर उधर फैल जाए। इसलिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करती। मैं आपको यहाँ पर इस एंटीने की मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो इस एंटीने के प्रॉब्लम ये है, जो कि जिसके ऊपर LNA लगा होता है, कि LNA जब बड़ा होता जाता है तो उसकी वजह से जो नीचे टोकरी है, जो अपर्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आ सकते, रेडिएशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम LNA का साइज़ बड़ा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एंटीना होता है, इसकी मूवमेंट देखनी पड़ती है, इसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वेदर कंडीशंस बहुत देखी जाती हैं, इसलिए हमने इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। हम ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर नीचे कंट्रोल रूम में ले गए। मैं आपको इसका नया अपग्रेडेड वर्जन दिखाता हूँ, जिसे BWG एंटीना कहते हैं, जिसे बीम वेव गाइड एंटीना कहते हैं। इसमें ऊपर आपको LNA नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको ऊपर एक रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। ये रेडियो वेव रिफ्लेक्टर है। तो रेडियो वेव्स आई, नीचे आपके पास टोकरी है, उससे टकराई और टकरा कर फोकस पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। वहाँ पर आपने लगा दिया एक रिफ्लेक्टर, रेडियो वेव रिफ्लेक्टर, उससे टकराई और नीचे आ गई। नीचे आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है बीम वेव गाइड ट्यूब, और उसके बाद इसके थ्रू सारी रेडिएशंस नीचे गई और यहाँ पर नीचे भी आपके पास रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं और उनके साथ आपके पास LNA लगा हुआ है। LNA से, लो नॉइज़ एम्पलीफायर से आपने इसको गुजारा और फिर ये डाटा रिकवरी सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर चला गया और वहाँ से नासा ने इसको देखना शुरू कर दिया। दोनों किस्म के एंटीनास इस वक्त यूज़ हो रहे हैं DSN नेटवर्क में, जो LNA ऊपर लगा होता है और BWG एंटीनास दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ। आप इन एंटीनास को जाकर स्टडी कर सकते हैं, आप इनकी लाइव फीड देख सकते हैं। नासा ने सारी चीज़ें ओपन करके आपके लिए रखी हुई हैं। आप देखें तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप तीनों DSN सेंटर्स पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस्म का डाटा आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा रहा हूँ और आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास स्पेन में भी एंटेनाज लगे हुए हैं, उनके नीचे नंबर है 63, 65, 54। इसी तरीके से हमारे पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एंटीनाज लगे हैं। राइट साइड पे आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं एंटीना की, फिर आपको सैटेलाइट की भी नज़र आएंगी। मैंने 56 को सिलेक्ट किया। जब मैं किसी एंटीना को सिलेक्ट करता हूं, जिस तरीके से 63 को किया, तो आप देख सकते हैं ये वॉयेजर का एंटीना है और इसके नीचे सारे आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, कितनी दूर है वॉयेजर, उसके साथ साथ आपको उसके एंगल्स नज़र आ रहे हैं, आपको डाटा रेट्स नज़र आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कितनी स्पीड से ये हमें डाटा भेज रहा है और इसके डाटा की पावर क्या है, सिग्नल की पावर क्या है, जो कि 10⁻⁻22 है। आप अगर वॉयेजर को जाकर देखें तो आपको स्पेस क्राफ्ट भी दिखाएगा और उसके साथ आप दुनिया का नक्शा भी देख सकते हैं कि ये सिग्नल कहाँ कहाँ पर जा रहा है। इसी तरीके से जब हम दूसरे नेटवर्क्स को देखते हैं, मसलन मैं आपको यहाँ पर चंद्रा लैब भी दिखा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आपके पास यही पैरामीटर्स आएंगे। आपने ज़रूर इसको विजिट करना और ये इन तमाम पैरामीटर्स को देखना है, पावर सिग्नल्स को देखना है, कितनी पावर है, डिस्टेंस कितना है,
क्यों इतनी कम पावर आ रही है, और फिर आप सैटेलाइट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं आपको मार्स की तरफ लेके जाता हूँ। मार्स को अगर आप देखें तो इस वक्त 25 नंबर एंटीना पर मार्स आ रहा है अमेरिका में। जब मैंने ये वीडियो बनाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मार्स ओडिसी का डाटा आ रहा है। आप मार्स ओडिसी को नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास सारा डाटा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जाएगा, और उसके बाद अगला ऑर्बिटर आ जाएगा। ये वो ऑर्बिटर है जो मार्स के गिर्द घूम रहा है और आपको डाटा दे रहा है। तो अब आपने देखना है तो आपके पास मार्स एमआरओ आ जाएगा, ऑर्बिटर आ जाएगा, आप उसका डाटा भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इससे नीचे जाएंगे तो आपके पास मार्स एक्सप्रेस का डाटा आएगा। तो वो सारे ऑर्बिटर्स का डाटा आपके पास आ रहा है, आप उनको देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास इस वक्त सैटेलाइट्स हैं, जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं, और जितने भी एक्टिव एंटेनास हैं वो भी आपको यहाँ पर दुनिया से नज़र आ रहे हैं, और आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं।